नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हमारे 11वीं के पाठ्य पुस्तक में जो पहली कविता दी गई है, पेज नंबर 1 यानी कि पृष्ठ क्रमांक 1, कविता का नाम है प्रेरणा। और इस कविता के कवि है त्रिपुरा जी। आज हम इस कविता का पूरी तरह से विस्तृत जानकारी लेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम ये जो कविता लिखी हुई है त्रिपुरा जी ने उसका थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी लेंगे। तो कवि त्रिपुरा जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ है। इनकी प्रारंभिक यानी कि शुरू की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो पटना सिटी से हुई है। और बाद में जो ग्रेजुएशन है, स्नातक बोलते हैं उसे, स्नातक शिक्षा दिल्ली से, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई है। और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद त्रिपुरा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया, यानी कि पढ़ाने का काम किया है। और आज की स्थिति में वह दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। इसमें वह फिल्म वगैरह जैसे उसकी स्टोरी वगैरह लिखते रहते हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में इन्हें एक विशेष पहचान मिली हुई है। तो त्रिपुरा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं इसकी जानकारी लेते हैं। पहला है नींद की नदी, ये कविता संग्रह है। दूसरा नॉर्थ कैंपस, ये कहानी संग्रह है। और साहस के सिक्के, ये जो काव्य का प्रकार है त्रिवेणी नया, तो ये त्रिवेणी संग्रह है। तो ये जो कविता है प्रेरणा, ये त्रिपुरा जी ने काव्य का जो नया प्रकार है वो त्रिवेणी विधा में लिखी गई है। काव्य का जो नया प्रकार है वो त्रिवेणी में लिखा गया है। ये त्रिवेणी एक नए काव्य का प्रकार है। और त्रिवेणी किसे कहते हैं, देखिए त्रिवेणी क्या होता है। ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। और इसकी पहली और दूसरी जो पंक्ति होती है, इस पंक्ति में भाव और विचार होते हैं। और ये जो तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति में दोनों जो पंक्तियां होती है, दोनों पंक्तियों में छिपे भाव की अभिव्यक्ति होती है। दोनों जो भाव होते हैं दोनों कविता में दिए गए, दोनों पंक्तियों में दिए गए, इन दोनों पंक्तियों के भाव इस तीसरी पंक्ति में छिपे हुए होते हैं या उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो कविता बताई गई है हमें, इसमें जो प्रेरणा कविता दी गई है, आजकल हम सभी जानते ही हैं कि आजकल के जमाना लोगों का भागदौड़ का है। आजकल के लोगों का ये जीवन भागदौड़ का है। इसलिए पति और पत्नी दोनों के दोनों नौकरी करते हैं। कई बार इसमें शहरों में अगर देखेंगे तो पति पत्नी दोनों नौकरी करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। तब उनके बच्चे घर में अकेले होते हैं। वो अपने माता पिता का प्यार उसे बहुत कम मात्रा में मिलता है। और आप जानते ही हैं, गाँवों में तो नहीं लेकिन शहरों में बच्चे संभालने के लिए या उनका पालन पोषण करने के लिए जो माता पिता या जो दाम्पत्य दोनों नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनके बच्चों को संभालने के लिए या रखने के लिए पालना घर की निर्मित हुई है।
और आज महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शहरों में पुरुष के साथ ही महिला भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलने लगे हैं। इसीलिए ये जो नौकरी पेशा माता-पिता के बच्चों की सही देखभाल करने के लिए ही पालना घरों का निर्माण किया गया है। या ऐसे पालना घरों में खाने-पीने से लेकर पालन-पोषण तक के हर ज़रूरी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। और यहाँ ये जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़ सकते हैं। इस तरह ये पालना घरों की निर्मिति दिन-बे-दिन बढ़ती जा रही है। ये जो प्रस्तुत कविता दी गई है हमें, कवि ने रोजी-रोजगार के चक्कर में अपने माँ से दूर गए बेटे के आर्थिक मजबूती के लिए आर्थिक मजबूती के लिए नौकरी करने का को मजबूर माता-पिता की परेशानियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि स्पष्ट करता है कि ये जीवन संघर्षों से भरा है हुआ है। जीवन के अंतिम क्षणों तक सुख-दुःख का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारना चाहता है। वह अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारना चाहता है। कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए बतला रहा है कि ठोकरों अर्थात असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, न ही उससे निराश होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को उनसे सबक लेना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाकर उनके आधार पर स्वयं में सुधार करते हुए सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खामियों से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को सुख हो या दुख किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित होने वाली समस्याओं से जूझने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने पाठ परिचय देखा कि कवि इस कविता में क्या बतलाना चाहते हैं कि आज की ज़िंदगी जो है आपाधापी में जुटे हुए माता-पिता से बच्चों का जो स्नेह है वो टुकड़ों में मिलता है। और इसी सच्चाई को भी उजागर किया है कि निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय-जयकार होती है। सुख-दुःख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर दुःख आता है तो दुःख के बाद ज़रूर सुख आएगा। ये अपेक्षा से मनुष्य को या इच्छा से जीवन जीना चाहिए और संघर्षों का मुकाबला करना चाहिए। तो हम इस कविता का थोड़ी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। आप पंक्तियों पर नज़र रखिए। अगर आपके पास किताब है तो पेंसिल लेकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखते जाइए। तो पहली त्रिवेणी देखिए क्या कहते हैं वो पहले सरगम। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। देखिए यहाँ कवि ने किस तरह से माँ और बेटे के बीच प्रेम और स्नेह की बात की है। कैसे देखो, कवि अपनी माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनकी अपनी माँ से फ़ोन पर जब भी बात होती है तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रहती। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के रोती है, लेकिन माँ से बात करने के बाद जब वे फ़ोन रख देते हैं तो उनके भी मन के भाव उमड़ पड़ते हैं और वो भी बाद में फ़ोन रखने के बाद रोए बिना नहीं रहते, यानी कि रोने
लग जाता है। ये जो है प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती हैं। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बंधाता हूँ। लेकिन जैसे ही फोन बंद होता है मेरी आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है। देखिए, ये माँ की ममता है। कोई भी माँ अपने बच्चों के अपनी आंखों से ओझल नहीं देखना चाहती। उसको वो छोटा हो या बेटा बड़ा हो, बेटा बेटी कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, उसके मन में जब तक उनकी अंतिम सांस चलती है तब तक वो अपने बेटा बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है। आपने कभी शादी का अंतिम समय देखा होगा, जब बेटी विदाई होती है तब माँ बेटी कितनी रोती है, कितनी रोती है। वो पूरा परिवार तो उस समय रोता है, लेकिन माँ ये ऐसा स्थान है हमारी जिंदगी में कि वहाँ माँ के पैरों पर स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ये सही बात है, क्योंकि उसमें प्यार का भंडार है वो। तो इसीलिए माँ जब भी अपने बेटा अपने से दूर हैं, कहीं शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाता है, तब जब भी वो फ़ोन पर बात करती है तो भाव विभोर होकर वो रोने लग जाती है। कवि कहते हैं कि उस वक्त मैं तो नहीं रोता, तब मैं माँ की हिम्मत बांधता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं फ़ोन रख देता हूँ तब मैं भी माँ के प्रेम में या दुख में दुखी होकर रोने लग जाता हूँ। क्योंकि कभी भी उस वक्त अगर रोने लग जाते तो दोनों की बात ही नहीं होती, क्योंकि दोनों रोने लग जाते तो एक दूसरे से बात कैसे कर पाते। इसीलिए वो माँ की हिम्मत बांधते हैं। तो दूसरे इसमें देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पिताश्री यानी कि हमें बहुत सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रेम है वो हमें दिखाई देता। उनका सख्तता और उसकी कठोरता दिखाई देती है, लेकिन उसके हृदय में हमारे बच्चों के लिए जो प्रेम है, स्नेह है, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हर पिता में छुपे तौर पर एक माँ की ममता भी होती है। अपने बालक को कष्ट में देखकर उसका दिल भी तड़प उठता है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में भले ही सख्त लग सकता है, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चों को आहत यानी कि घायल, जब बच्चा कोई घायल होता है तो वह अपने बच्चों को आहत होता हुआ वह नहीं देख सकता, घायल हुआ या जख्मी हुआ वह देख नहीं पाता। हमें बड़े संकटों से अगर कोई उबार सकता है तो वह निकाल सकता है, तो वह है हमारे पिताश्री। कभी भी देखो, जब छोटा संकट आता है तब हम माँ का नाम लेते हैं, और जब बड़ा संकट आता है तो पिताश्री का नाम लेते हैं। यानी कि हमें भी मालूम है कि हमें अगर कोई हमारा कोई अगर तारनहार है बड़े संकटों में तो वह है हमारे पिताश्री। इसलिए कवि कहते हैं इस त्रिवेणी में कि पिता के हृदय की व्याख्या की है उन्होंने इस त्रिवेणी में, जो ऊपर से तो बहुत कठोर पर भीतर यानी कि अंदर से बिल्कुल नाजुक होता है। कवि कहता है कि ऊपर से तो मेरे पिता बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की ही भांति
अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है, क्योंकि कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि पिताश्री कभी-कभी कठोर या सख्ती से पेश आते हैं, क्योंकि वह बच्चों को एक निर्भय, मजबूत बनाना चाहता है। जो भी कोई संकट आता है, आपत्ति आते हैं, उसे अपना बच्चा आसानी से पार कर सके, इसीलिए वो हमारे साथ कभी-कभी सख्ती से पेश आते हैं। इसीलिए कवि ने पिता की व्याख्या की है कि वह भले ही कठोर हो ऊपर से देखने में, लेकिन अंदर से वह भी बहुत कोमल या नाजुक होते हैं। नाजुक, सख्त का मतलब होता है कठोर और नाजुक का मतलब होता है कोमल। और वह ऊपर से देखने में सख्त है, कठोर है, लेकिन दिल से बहुत नाजुक है। जब भी अपने बेटों को चोट लगती है तो वह बहुत तड़प उठते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हर पिता में भी कोई माँ छुपी होती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। तो यहाँ नौकरी पेशा करने वाले दाम्पत्य की क्या स्थिति हो देखते थे। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चे को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। कवि क्या कहते हैं इसमें देखिए, कवि आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ अपने नन्हे बच्चों से न मिल पाने की असमर्थता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट और उनकी पत्नी की यानी कि बच्चों की माँ की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण वे एक साथ अपने नन्हे यानी कि छोटे बच्चों से नहीं मिल पाते। अपनी इस विवशता यानी कि मजबूरी के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे छोटे बच्चों को माँ बाप इन दोनों का प्यार जैसे टुकड़ों में मिला है। अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो रात को उनके साथ पिता रहता है, यानी कि अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो या रात को उनके साथ पिता रहते हैं। तो कवि यही त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में कार्यरत हैं। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो जाती रही है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को माता पिता का जो स्नेह है, प्यार है, वो टुकड़े में मिल रहा है। सही, आज शहरों में ऐसी स्थिति है, क्योंकि आज महंगाई के ज़मानों में और लोगों की ज़रूरत बढ़ने के कारण से पति पत्नी दोनों ये जो दंपत्ति हैं नौकरी करते हैं। और नौकरी करने वाले परिवार की स्थिति ऐसी है, कई तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को घर में खाने पीने की चीज़ें रखकर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है। इसीलिए ये जो आज की मांग है, लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए एक के सैलरी पर, तनख्वाह पर परिवार का गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए दोनों नौकरी करते हैं। तो दोनों की कभी-कभी एक साथ शिफ्ट नहीं होती, तो कभी पिताश्री घर पे होते हैं तो माता की ड्यूटी होती है, कभी-कभी माताजी घर पर होती है तो पिता की ड्यूटी होती है। यानी कि दाम्पत्य में कभी-कभी दोनों एक साथ जाते हैं, तब बच्चे अकेले रह जाते हैं। और ये खास तौर पर शहरों की स्थिति है, क्योंकि आजकल परिवार बहुत छोटा हो चुका है, सीमित हैं, पति पत्नी और बच्चे हैं, इसीलिए ये समस्या आती है। परिवार अगर बड़ा रहेगा तो दादा दादी नाना नानी ये अगर रहते हैं तो उनके संभलने की चिंता नहीं होती। इसीलिए ये जो आज की स्थिति है, परिवार छोटा होने के कारण से पति पत्नी और उनके बच्चे होने के कारण से पति पत्नी अगर नौकरी पर चले जाते हैं तो उनके घर में सिर्फ बच्चे बचते हैं, तो उनके सामने समस्या होती है बच्चों को संभालने की। इसके लिए शहरों में देखिए पालना घरों की निर्मित हुई है। गाँवों में आपको पालना घर दिखाई नहीं देगा। बच्चों को पालने का जो घर होता है उसे पालना घर बोलते हैं, इसीलिए पालना घर ये शहरों में ज़्यादा होते हैं। और जब
दोनों पति पत्नी सर्विस में चले जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं, तब इन बच्चों को माता पिता का प्रेम एक साथ नहीं मिलता और वो टुकड़ों में यानी कि थोड़ा-थोड़ा करके मिलता है, कभी माता का मिलता है, कभी पिता का मिलता है। तो कवि ने आज की ये जो नौकरी पेशा करने वाले परिवार की समस्या है और बच्चों की भी ये समस्या है, इनको हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का जो बचा हुआ भाग है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे।